अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर नहीं एक मिनट क्लोज करें जी बच्चों। अब बढ़ते हैं हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हमने पहले भी पढ़ा, पहले उसको एट अ ग्लांस इकट्ठा समरी फॉर्म में पढ़ा। एट अ ग्लांस मीन्स समरी फॉर्म में, और अब इसको ज़रा सी डिटेल में इंडिविजुअली चीज़ों को ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो बुक कीपिंग क्या है? वो रिकॉर्डिंग थी, फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करना है इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसको बुक्स बोलते हैं। All transactions are analyzed into different types and are then recorded in series of individual records called accounts. T count, ledger, जिसको हम आम तौर पे लेजर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो रिसीवेबल लेजर है, पेएबल लेजर है, जनरल लेजर है। तो हमने उसके अंदर क्या बनाने होते हैं? अकाउंट्स बनाने होते हैं। टी अकाउंट भी जिसको हम बोल देते हैं। There is a separate account for each different type of transaction, or that is to say for each type of asset, liability, income, expense and owner's capital। तो हर एक के अंदर हमने डेटर के बहुत सारे अकाउंट बनाए, हमने हर कैपिटल के अंदर अकाउंट्स, कैपिटल ड्राइंग का अलग-अलग अकाउंट बनाया, हमने इनकम के अंदर अलग-अलग से अकाउंट बना देने हैं कि जी सेल ऑफ गुड्स आप कर रहे हैं, सेल ऑफ जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो वो टाइप डिफरेंट कर देते हैं। मसलन एक फर्नीचर का बिज़नेस है तो चेयर्स की सेल के लिए अलहदा से बना ले, टेबल्स की चेयर के लिए अलहदा से बना ले, डेस्क के लिए अलहदा से बना ले, टेबल्स के लिए अलहदा से बना ले। तो इस तरीके से सेल्स को भी अलहदा से बाइफरकेट किया जा सकता है और हर एक को मज़ीद ड्रिल डाउन भी किया जा सकता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ यूज टू रिकॉर्ड ड्यूल एक्सपेक्ट्स, खब्बा, डेबिट, तसज्जा, क्रेडिट। किस लिए? मॉनिटर किया जाए प्रोग्रेस और प्रोड्यूस पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जाएं, इसलिए हम ये क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का भी, ये वाली रिकॉर्डिंग भी इसमें शामिल है। क्लासिफाई करना, समराइज करना, समराइज के बाद एनालाइज करना, और ऊपर हमने एक और वर्ड पढ़ा था, यहां पे वर्ड्स लिखा हुआ है, रिपोर्ट करना। ठीक, तो रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज, रिपोर्टिंग, ये सारी क्या चीजें हैं? ये अकाउंटिंग के ज़मरे में आती हैं। अब आगे बिल्कुल थ्योरेटिकल काम। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एड है, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं उसे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप पढ़ रहे हैं, इससे अगला स्टेप आप जो आपके कोर्स का हिस्सा FAR1 ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, FAR2 ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है, और एक आपका सब्जेक्ट है CM में फ्यूचर में, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? एक मेंटेन करता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो आपने रिकॉर्ड बनाए, टी अकाउंट बनाए फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये मेंटेन करता है, पूरा एक सिस्टम है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का। और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्टिंग भी करना होता है, आपने फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी बनाना होता है। अब ये नाम याद रखना है, पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी, कि फाइनेंशियली आपने कैसा परफॉर्म किया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कैप लेवल पर जाकर आएगा, ये आपने बस इसका नाम याद रखना है और इसकी बस ये एक लाइन याद करनी है कि ये क्या होती है? रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ये इंटरनली यूज होती है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नली भी यूज होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों यूज होती हैं। फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये इंटरनली यूज होने वाली चीज है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट मींस खुद मैनेजमेंट जो है, इंटरनल मैनेजमेंट है, उसने करनी है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, जनरल एंट्री के अंदर लिखी जाती है या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर लिखी जाती है। ट्रांजैक्शन होती है, फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जाती है, और ये फर्स्ट प्लेस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हम लेजर्स में लेके जाते हैं, लेजर्स में हमारा रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर और जनरल लेजर्स, तीनों किस्म के लेजर्स में जा सकती है।
ट्रायल बैलेंस बनता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स एंड दिस लिस्ट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाती है, जो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स होती हैं आर एडजस्टेड फॉर पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स। वो जो पूरा ट्रायल बैलेंस हमें मिल जाता है और फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हुए जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, कोई चीज़ लिखने से रह गई है, कोई चीज़ गलत है, कोई अक्रूवल की एंट्री नहीं पास हुई, कोई प्री पेमेंट की एंट्री पास नहीं हुई, वो सारी एडजस्टमेंट्स ईयर एंड एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस में फिगर है ये क्या होती हैं, एडजस्टेड होती हैं, इसमें एडजस्टमेंट की जाती है पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स को, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं। अब इससे रिलेटेड चंद एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, सबसे कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब मिक्सिंग होगा, आपने देखा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आ गया, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी अकाउंटिंग के अंदर सबसे कम पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि जो फिट नहीं हो रहा। प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्राइस निगोशिएशन विद द कस्टमर। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो इसमें भी आप कंपेयर करके जो मिसिंग एंट्रीज है वो फाइंड करते हैं, लिखते हैं। प्राइस निगोशिएशन विद कस्टमर, कस्टमर से निगोशिएशन करते हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो ये लीस्ट लाइकली आ गया। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, रिकॉर्डिंग हुई है, एनालाइजिंग हुई है, तो ये भी आपका अकाउंटिंग का हिस्सा है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये भी हिस्सा है। तो बी पार्ट आपका बन जाएगा जो सबसे कम लाइकली होगा। बुक कीपिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? इंटरप्रेट करना, मॉनिटर करना, समराइज करना या मेंटेन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन करना। तो अब इसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगी आपकी। बुक कीपिंग इंटरप्रेट करना तो नहीं हो सकता, इंटरप्रेट करना है, कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, हुई है, उसको जज करना, ये सही है, गलत है, अप है, डाउन है। समराइज करना, समरी बनाना, समराइज तो अकाउंटिंग का काम है। मेंटेन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मेंटेन करके रखना। मॉनिटर बिजनेस प्रोग्रेस, तो इसके अंदर थोड़ा सा काम गड़बड़ है, मैं इसको ज़रा क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा देखूँगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ काम लग रहा है। तो इन सब में अगर बेसिक देखा जाए, बुक कीपिंग के ऊपर दोबारा से जाते हैं यार, शायद मैं भी सही तरीके से इन डिटेल में ना पढ़ा हो। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल transaction in the accounting records of an entity. All transactions are analyzed into different types and are then recorded in series of individual records called accounts. There is a separate account for each type of transaction, or that is to say for each asset. Double entry bookkeeping is used to record dual aspect of transaction in system designed to allow management of business to monitor its progress and produce periodic financial statement and performance. तो monitor its progress। अब आते हैं जी हम तो अब इसका मतलब है बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलत नहीं है। तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जिससे क्या बन सकते हैं, आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक कीपिंग में प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, और बाद में अल्टीमेटली उससे क्या होना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन बननी है। मॉनिटर बिजनेस की प्रोग्रेस, तो ये यहाँ पर है जिससे ये मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। समटाइम्स चीज़ें भूल जाती हैं क्योंकि बहुत टेक्निकल हैं, एमसीक्यू बनाते हुए सारी चीज़ें एक एक वर्ड पढ़ के बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, तो मुझे भी चीज़ें भूल जाती हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हुई हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अ बिट डिफरेंस। तो थ्योरेटिकली हमें बहुत चीज़ें गौर से पढ़नी पड़ेंगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की तो आपको बहुत सारा काम क्या हो जाएगा,
आ जाएगा। कोई एक लेंथी सा एमसीक्यू देखते हैं, ये है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल से मुराद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्लानिंग वाइल मैनेजेरियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग। नहीं, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों आपके सीएमए का पार्ट आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन इंटरनल यूज। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस टू स्टेक होल्डर्स व्हाइल मैनेजरियल अकाउंटिंग इज फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। यस, सी इज ओके। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो सी इज ओके। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल स्टार्ट में पहले चैप्टर के अंदर भी मौजूद है, मेरी बुक के भी, और बल्कि पहले पेज पे ही हो शायद या दूसरे पेज पे हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी थ्रू आउट चैप्टर 1 की थ्योरी और उसके एमसीक्यूज इकट्ठे रखे हुए हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टू पार्टीज और थिंग्स that reciprocally affect or influence each other। reciprocally एट अ टाइम एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ये हो गई ट्रांजैक्शन। अब इसको करना है बिजनेस में कन्वर्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ये इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर हो सकता है, बिजनेस एंड सप्लायर हो सकता है, बिजनेस और कोई और पार्टी हो सकती है, विद होम दे डू बिजनेस, जिससे वो बिजनेस करते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक मीन्स जिसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट मौजूद हो, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये दो कंडीशंस आनी चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में, एक इकोनॉमिक इवेंट और ये अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड हो, और ये दो पार्टी से ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये आपका आ गया नंबर 1, ये इकोनॉमिक इवेंट हो, रिकॉर्ड हो अकाउंटिंग सिस्टम में, और ये इसके अंदर दो पार्टीज हों, बिजनेस और कस्टमर। तो मैं ऊपर वाली दो पार्टीज को कैपिटलाइज कर देता हूं। एनी ट्रांजैक्शन दैट हैज मॉनेटरी इंपैक्ट, इकोनॉमिक इवेंट है, मॉनेटरी इंपैक्ट आएगा ऑन द बिजनेस अकाउंट्स इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसमें फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन द बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड अकाउंट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस है, उसको तमाम को रिकॉर्ड भी करना है, अकाउंट फॉर भी करना है। अकाउंट फॉर से मुराद है अकाउंटिंग करना। एग्जाम्पल्स क्या है? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स उधार पर, पेमेंट ऑफ कैश, रिसीट ऑफ लोन, प्री पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज। हर किस्म की जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं जिस पे भी आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट मेड टू दी गवर्नमेंट्स, टैक्स वगैरह की, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ड्राइंग्स करके बंदा घर ले गया, ये भी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एक एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? मटेरियल को सिलेक्ट करना, न्यू चार्ट अकाउंट को हायर करना, रेंट पेड बाय द ओनर फॉर हिज हाउस। अब ओनर ने अपने घर का रेंट पे कर दिया, तो ओनर जाने उसका घर जाने, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, हायर करने में भी नहीं है, मटेरियल सेलेक्ट करने में भी नहीं है। रिसीविंग फी फॉर सर्विसेज, सर्विसेज रिसीव किए हैं, कैश, डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी उसकी। एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? नीचे दो कौन सी होंगी? बिजनेस पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बिल पे किया है, हाँ तो ठीक है, पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए, इसकी एंट्री जेन्युइन। चाचा असलम कर देगा एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो हम उसको ठीक कर लेंगे पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट करके। ऑनर रिसीव द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर्स रेजिडेंस, ऑनर ने रिसीव किया इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनर की रेजिडेंस का, तो फिर ऑनर जाने, ऑनर का काम जाने।
ऑनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर रेजिडेंट्स फ्रॉम पर्सनल कैश, तो पे कर दिया तो हम क्या करें? बिजनेस रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस व्हिच विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, यस एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इनकर हो चुका हुआ है, पे अगले साल में होगा। तो ए और डी करेक्ट ऑप्शन बनती हैं। आपने बस एंट्री बना के देख लेनी है कि एंट्री बन रही है इस चीज की, अगर एंट्री बन रही है मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंट्री नहीं बन रही तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सो सिंपल इज दिस। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? एन इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, हाँ कह तो सकते हैं लेकिन पूरा काम नहीं बताया। एन इवेंट दैट इन्फ्लुएंस पर्सनल फाइनेंस, नहीं, एन एक्शन इन्वॉल्विंग टू पार्टीज दैट रेसिप्रोकली अफेक्ट ईच अदर, ये किसी हद तक बेहतर लग रहा है। अ कैजुअल कन्वर्सेशन, तो ये सी ऑप्शन कुछ बेहतर लग रही है सारों में, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखना है कि सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपके पास मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन आ गई। बिजनेस ट्रांजैक्शन में अंदर अब हम जाएंगे मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन के ऊपर कि किस किस किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक होगी सिंपल ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट सिंपल, टेंशन ही नहीं। और अगर पार्टीज दो तीन इन्वॉल्व हो रही हों और मुख्तलिफ काम हो रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड किया है तो थोड़ी बहुत क्या होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स, ट्रांजैक्शन में बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टाइम एंड वेरियस पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एन आइटम थ्रू एन एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एक बंदे को आप बेच रहे हैं चीज, दरमियान में एक और बंदा शामिल है। अब जिसको बेची है वो भी किस्तों पर बेची है, जिससे क्या आना है, इंटरेस्ट भी आना है और जिससे उसकी ओरिजिनल कीमत भी आनी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन गई। कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टर्म नेचर हो तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म हो तो रेवेन्यू। यूज्ड टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। आर कैपिटल आइटम्स if the long term nature such as property plant and equipment used to carry out the operating, तो property plant and equipment से related जो है transaction capital item of a short term nature, particularly items that are used or occur in the normal cycle of business are revenue items। अब कैपिटल ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के अंडर आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ये लें जी, हम इसको थोड़ा सा राइट लाइन कर देते हैं ताकि आपको क्या हो, आसानी हो जाए अंडरस्टैंडिंग करने में। लें जी, अब ये कलर अजीब से हुए जा रहे हैं, काम गड़बड़ी हो जाने लगता है। वापस ही चले जाते हैं, सीधा सीधा सही रहे। ले जी, हमने ये तो पढ़ लिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। कैपिटलाइजेशन ये एक डिफरेंट वर्ड है। जब हम एसेट खरीदते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो हम उसको बोलते हैं इन जनरल कि हमने एसेट कैपिटलाइज कर लिया है। कैपिटलाइजेशन मीन्स रिकॉग्नाइजिंग अ कॉस्ट as an asset or part of cost of expenditure as an asset. So when an item of cost is capitalized, it is treated as asset rather than as an expense.
कैपिटल रिसीट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर, इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म नेचर पे पैसा आ रहा होगा वो क्या होगा, कैपिटल रिसीट। मसलन आपने लोन ले लिया, बैंक डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट, मनी फ्रॉम बैंक लोन और न्यू मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। रेवेन्यू इनकम रिसीट, अब दूसरी साइड पे क्या होगी, रेवेन्यू इनकम बनेगी। इज द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर आपने स्टडी टैक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल 1 और 2 देख लेनी है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की, एक कैपिटल रेवेन्यू में सेपरेशन की। एक एमसीक्यू देखते हैं या 2 एमसीक्यूज देखते हैं। एक बिजनेस है जिसने इनकर किया फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ओपनिंग, एक्सटेंशन इन बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, रिपेयर टू बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, overhauling to machinery that increased production capacity. What is the cost of machine after incorporating the above costs? अच्छा, cost of building तो सेपरेट हो गया, मुझे कहा क्या गया मशीनरी का, तो मशीनरी लूंगा 10.2, एक्सटेंशन बिल्डिंग नहीं, ये तो नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं है, रिपेयर टू बिल्डिंग ये भी नहीं रिलेट करता, ओवरहॉलिंग अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है मींस इंप्रूवमेंट है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉस्ट को ऐड अप कर लेंगे, 10.2 में 1.2 ऐड अप कर लेंगे, टोटल 11.4 आंसर बन जाएगा। तो ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थोड़ी सी कहानी। Cost expenditure which provide benefit in future period are called revenue expenditure, outstanding expenditure, current expenditure, capital expenditure। तो जो फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लेंगे, और तो कुछ बोल नहीं सकते इन सारी चीज़ों में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, रिपोर्ट्स ऑफ एंटिटी है टू प्रोवाइड द स्टेक होल्डर्स विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर देयर डिसीजन मेकिंग नीड्स। द टर्म एंटिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलने के लिए हम एंटिटी बोल लेते हैं, बिजनेस, कंपनी, बिस्मिल्लाह पान शॉप, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिजनेस की एंटिटी और उसका ऑनर क्या है, सेपरेट है। दिस कॉन्सेप्ट हैज लीगल सब्सटेंस इन केस ऑफ कंपनीज। अ कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन, तो ये याद रखना है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर द शेयर होल्डर। However, the concept is also applied to sole trader and partnership in accounting। तो अकाउंटिंग के अंदर तो हर किस्म के बिजनेस के ऑनर को आपने अलग रखना है, बिजनेस से अलग रखना है। अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड, ये क्या होता है, जो सा साल होता है वो फाइनेंशियल पीरियड कहलाता है, रिपोर्टिंग पीरियड कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। According to dash concept, the business is regarded as separate, तो separate entity concept, business entity concept। ये अप्लाई किस पे होती है, सब पर होती है जी। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 5 कंपोनेंट पहले बता चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी आ जाती है। इक्विटी को ओनर कैपिटल भी बोल देते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, इसमें 2 हिस्से होते हैं, इसमें 2 हिस्से होते हैं, आपने याद रखना है, बस नाम याद करना है। आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं, ये सेल से शुरू होती है, लेस इसमें कॉस्ट ऑफ सेल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ तक को आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल देते हैं। इसमें से आप लेस करते हैं एक्सपेंसेस
अदर इनकम को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। यहां तक के हिस्से को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अ लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अ स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। A list of other gain and losses that have arisen in the period। ये हमारे सिलेबस में नहीं है सिवाय इस चीज के कि एक और नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये आप जाके पढ़ रहे होंगे अपने अगले लेवल पर FAR 1 में। बस आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के 2 पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, नथिंग एल्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 5 हैं। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में इनकम और एक्सपेंसेस। चलें जी, फिलहाल 1 मिनट क्लोज करें। ले बच्चों, तो हमने 5 कंपोनेंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये पढ़ लिए। आपको 5 के नाम आने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है बैलेंस शीट में, इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 2 स्टेटमेंट्स का मजमूआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतने हिस्से को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बोलते हैं इसको। अच्छा जी, एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स। सौकी के स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के 2 एलिमेंट्स, इनकम और एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 3 एलिमेंट्स। एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, करंट और नॉन करंट के अंदर जो बाइफरकेशन है वो इस चैप्टर से पढ़ने की बजाय, जो चैप्टर 1 है इससे पढ़ने की बजाय, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट, वो वाला चैप्टर जो है उसमें से हम पढ़ेंगे कि करंट और नॉन करंट किसको बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छा बेहतर दिया हुआ है। एसेट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास हो, कंट्रोल करते हो। कंट्रोल 2 तरह से आता है, ऑनरशिप से भी आता है और एक और राइट ऑफ यूज से भी आता है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो ये इतनी सी डेफिनेशन है, ये तीनों एलिमेंट्स आपके जहन में होने चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। In simple words, asset is a something that business owns or controls and is available or will be available for use in the business। करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन हम उस चैप्टर की डिस्कशन में पढ़ेंगे। वैसे आम तौर पर थोड़ा सा बता दूं, या तो करंट 12 महीने के अंदर अंदर, या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, जैसे डेटर हैं, चाहे 2 साल पुराने हैं, चाहे 3 साल पुराने हो गए हैं, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, लिहाजा वो करंट ही कंसिडर होंगे। इन्वेंट्री है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो करंट ही कंसिडर होगी। तो ये छोटी सी बात बता दी है मैंने। मैं यहाँ पर स्विच बैक करने लगा हूँ उस दूसरे चैप्टर पर, वहाँ पर जाके करंट और नॉन करंट देखते हैं, ताकि करंट और नॉन करंट की कंडीशंस दोनों जगहों पर मुकम्मल हो जाएं। ये आ गया आपका वो वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 9 है, आई थिंक सो, हमारा ICAP की बुक का, और मेरी बुक का पता नहीं कौन सा बनेगा, करंट और नॉन करंट। जज़ाकल्लाह भैया। अच्छा जी, करंट और नॉन करंट की बाइफरकेशन। IAS 1 states that asset should be classified as current asset if it satisfies any of the following criteria। नीचे दिए गए क्राइटेरिया में से कोई एक पूरा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट
और सेल और कंज्यूम इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये क्या हो, रियलाइज एसेट हो सकता हो, सेल और कंज्यूम हो सकता हो। अब एक साइड पर 12 महीने आ गए, एक साइड पर ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। अब हमें समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल ये है कि आपने चीज खरीदी, अब आपने उस चीज को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके आपने इसे बनाना है, बना के आपने फिर उसको बेचना है, बेचने के बाद उसके पैसे मिलने हैं, फिर उन पैसों से आपने उस बंदे के पैसे उतारने हैं जिससे आपने खरीदा। तो इसको कहेंगे पूरा ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल अक्सर औकात तो 12 महीने से कम का होता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में 12 महीने से ऊपर भी हो सकता है। तो फिर अगर एमसीक्यू आ जाए विच एवर इज हायर, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, तो साथ विच एवर इज हायर वाली ऑप्शन जो है वो सही वाली होगी। एक मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी है हमारा। तो ऑपरेटिंग साइकिल की कहानी बता दी, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ईयर एंड होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाए। मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था कि ये जो करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन है, ये आपका साल ख़त्म हुआ तो यहाँ पर खड़े होकर आपने देखना है कि अगर अगले एक साल के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा तो ये क्या बनेगा, करंट एसेट्स, और अगर बेनिफिट ज़्यादा अरसे तक चलता रहेगा तो ये नॉन करंट। इसी तरह से करंट लायबिलिटी अगर आपने अपने साल ख़त्म होने के एक साल के अंदर अंदर पे कर दी तो करंट, और अगर वो बाद की है तो वो नॉन करंट। अच्छा जी, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले चैप्टर में है ये सारा कुछ। इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर कोई चीज, जैसे बैंक है, जैसे पोस्टेज स्टैंप्स हैं, अनलेस द एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एटलीस्ट 12 महीने। खुद रेस्ट्रिक्शन है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड के बाद 12 महीने की रेस्ट्रिक्शन है उसको यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, एक कैश है is money in a current bank account. An example of cash equivalent is money held in the term deposit account with a bank. Term deposit एक सेविंग स्कीम का एक स्टाइल है या कहा जा सकता है। All other assets नॉन करंट होंगे। तो करंट में फाइंड करना है कि अगर करंट बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो नॉन करंट बनेगा। इसी तरह से लायबिलिटीज के ऊपर देख लेते हैं, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसेट्स है। लायबिलिटी सेटल इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर विच एवर इज हायर वाली बात आएगी, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, जो सी भी चीज हायर है वो आपका बन जाएगा। लायबिलिटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, all trade payables are current liabilities even if settlement is not due for over 12 months after the end of the reporting period। पहले से डिफाइन कर लिया है कि जी 12 महीने के बाद पेमेंट होगी, पहले से डिफाइन है तो भी वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। It is due to be settled within 12 months after the end of reporting period. The entity does not have the unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 महीने after the end of रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो उसको डेफर कर सके, बाद में पे कर सके, हम 12 महीने के बाद पे कर देंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है मैंने वैसे बता दिया, लिखा हुआ भी पढ़ा देता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एंटिटी इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be 12 months. This is almost always the case. अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो फिर 12 महीने ही ऑपरेटिंग साइकिल कंसिडर हो जाएगा। ये आ गया MCQ भी मॉडल पेपर का। A liability is classified as current liability if it is paid आउट ऑफ करंट एसेट, नहीं विद इन 1 ईयर
और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। एक दूसरी ऑप्शन है विद इन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज शॉर्टर। तो शॉर्टर तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 4 महीने हुआ तो 12 महीने की तो कंडीशन स्टिल मौजूद है ना, तो विच एवर इज लॉन्गर कंसिडर होगा। मिनिमम फेस आइटम्स, चलिए बाकी की कहानी बाद में। मैं करंट और नॉन करंट में आपको बाइफरकेट करवाना चाहता था, तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ करंट और नॉन करंट में प्लीज सी दी चैप्टर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी के फाइनल अकाउंट। वहाँ पर से पढ़ लें जाके तो ज़्यादा बेहतर है, सही तरीके से फुल फ्लैज डेफिनेशन, फुल फ्लैज बातें आ जाएंगी। करंट एसेट नॉन करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया। हाँ, लायबिलिटी की डेफिनेशन आप देख लें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आज की होनी चाहिए, एसेट भी प्रेजेंट था। ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उधर इकोनॉमिक बेनिफिट था एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई ना कोई वाकया हुआ है उसकी वजह से। तो करंट और नॉन करंट की बाइफरकेशन मैंने आपको करवा दी है। इक्विटी, इक्विटी की आप डेफिनेशन पे आ जाए। इक्विटी इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ पैसा। अच्छा, एक कंपनी अगर बंद हो जाती है तो ओनर को पैसे मिलने कैसे मिलेंगे? पहले बिजनेस की लायबिलिटीज उतारी जाएंगी। कैसे उतारेंगे? बिजनेस के एसेट बेचे जाएंगे। एक कंपनी बंद हो गई, डेड, उसके एसेट बेचे जाएंगे, उसकी लायबिलिटीज उतारी जाएंगी। जो एंड पर बचेगा वो क्या होगा? ओनर का होगा। रेजिडुअल, बचा हुआ इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी, बचा हुआ इंटरेस्ट। इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी। इक्विटी क्लेम्स का मतलब क्या है? क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी। To do that do not meet the definition of a liability। आपको एक बात बताई थी बचपन में कि ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस पर टू पे टूवर्ड्स दी ओनर, और बाकी सब होती हैं टूवर्ड्स दी आउटसाइडर। ऑब्लिगेशन टू पे और डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ गेन as to gain the investor confidence. Equity is oftenly referred as owner capital in sole trader business. Income and investing further capital increases the equity. जो प्रॉफिट होता है वो और मजीद कैपिटल जो है ये इक्विटी को इंक्रीज करेगा, जबकि एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स इक्विटी को डिक्रीज करेंगी। इक्विटी समटाइम्स रेफर टू एज नेट एसेट ऑफ द बिजनेस, ये भी मैं पहले से बता चुका हुआ हूं। तो इक्विटी या नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ले जी, एक सोल ट्रेडर है, गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट, विच एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन विल चेंज ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। अब आपने एंट्री के जरिए सोचना होता है, परचेज डेबिट और पेबल क्रेडिट या लायबिलिटी क्रेडिट। तो परचेज लायबिलिटी क्रेडिट होने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? परचेजेस डेबिट होने से आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल की नेचर क्रेडिट है और क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। एक्सपेंसेस की वजह से
इक्विटी कम हो जाएगी, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा और लायबिलिटी पे पड़ेगा। कैपिटल एंड लायबिलिटी फिर इसका आंसर हो जाएगा। है अच्छा, परचेजेस ऑन क्रेडिट, ठीक हो गया। इसमें एक गलती है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। बेस्ड ऑन परपेचुअल सिस्टम, तो परपेचुअल सिस्टम में एंट्री होती है हमारी इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो एसेट और लायबिलिटी फर्क पड़ते हैं इसमें। तो नॉर्मली इस तरीके का जब एमसीक्यू आता है तो परपेचुअल सिस्टम फॉलो होता है प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने ये बाद में एंड पर रखा हुआ है आपके लिए चैप्टर, कि बेसिक लेवल पर कुछ और होता है, सिर्फ पीरियोडिक होता है, चल रहा होता है, बाद में परपेचुअल भी आता है। समहाउ मैंने इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया। अब ये देखें, एक सोल ट्रेडर है जो चीज़ें बेचता है 500 की, जो कि कॉस्ट उसे 300 करती है। अब जब आपको सेल भी दे दी है, कॉस्ट भी दे दी है, तो फिर ज़हन में ले आओगे परपेचुअल सिस्टम अप्लाई होना है। Which elements of the accounting equation will change due to this transaction? अब आप इसको एंट्रीज लिख के करो। एंट्री लिखेंगे तो क्या बनेगी? पहली एंट्री परपेचुअल सिस्टम, डेटर या फिर कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये 500 से, ये 500 से, ये 300 से, ये 300 से। ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। 500 और 300, 500 से एसेट बढ़ रहा है, 300 से एसेट कम हो रहा है, मींस नेट 200 से बढ़ रहा है। तो एसेट इंक्रीज हुआ नेट 200 से। सेल्स क्रेडिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है, तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं। तो इससे कैपिटल बढ़ रहा है, इससे कैपिटल कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ने से कैपिटल कम, रेवेन्यू बढ़ने से कैपिटल ज़्यादा, तो दूसरा इम्पैक्ट बनेगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है नेट करके 200 से। तो अब आप इस तरीके से एंट्री लिखेंगे और सोचेंगे एसेट्स और कैपिटल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंट्रीज मैंने यही लिखी हुई हैं आपके साथ, लेकिन समझा दी हैं आपको। जी, इनकम राइज होती है एसेट के बढ़ने से या लायबिलिटी के डिक्रीज होने से। हाउ इज इट पॉसिबल? हमने एंट्री सीखी हुई है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, इनकम बढ़ी एसेट के बढ़ने से। एक एंट्री पड़ी हुई है हमने एडवांस टू फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये कम हुई है, और सेल्स क्रेडिट। तो लायबिलिटी के कम होने से भी आपका आ जाता है, इनकम जनरेट होती है। एक और मिसाल, आप एंट्री रिवर्सल एंट्री पास करते हैं साल के शुरू पे, इनकम इन एडवांस डेबिट और इनकम क्रेडिट। लास्ट ईयर इसके उलट पास की थी, इनकम डेबिट और इनकम इन एडवांस क्रेडिट, तो इनकम करंट ईयर में रिकॉर्ड हो गई। इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर इनकम। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से है, अदर इनकम अदर देन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जैसे, और दूसरी गेन ऑन डिस्पोजल भी क्या होती है आपकी अदर इनकम में आती है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी अदर इनकम में आ जाती हैं। एक्सपेंसेस कैसे जनरेट होते हैं, राइज होते हैं? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी।
इंक्रीज इन लायबिलिटी की एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट की एंट्री एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। तो एसेट के कम होने से या लायबिलिटी के बढ़ने से होता है। एक्सपेंसेस में आपके ये चीज़ शामिल नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशंस, ड्राइंग्स या डिविडेंड्स टू ओनर, ये शामिल नहीं होता। हर किस्म का लॉस आपका एक्सपेंस होता है। इसमें लॉसेस सच एज लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम डैमेज, हर किस्म का लॉस क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आपका NRV एडजस्टमेंट, ये भी क्या है, एक्सपेंस ही है। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई जी। रिलेशनशिप बिटवीन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी शो करता है किसी एक पॉइंट इन टाइम पे। हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, वो बनाते हैं एज एट, मींस किसी एक पॉइंट इन टाइम पर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, और प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, इट इज देयरफॉर एडेड टू इक्विटी है। प्रॉफिट ओनर से बिलोंग करता है, इसलिए ये इक्विटी को ऐड अप कर देता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी छोटी सी चीज थी, वो किधर गई? यस, ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना, लिखना, पुटिंग एन आइटम इनटू बुक कीपिंग सिस्टम, कॉस्ट, कैश या कैश इक्विवेलेंट पेड या वैल्यू ऑफ द अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। आप एक चीज खरीदते हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप चेक दे देते हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं, आपके पास कैश नहीं है, अपना मोबाइल दे देते हैं, तो ये अदर कंसीडरेशन गिवन है। ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू नेट सेल। तो एक है ग्रॉस सेल जो स्टॉप पर है, और एक नेट करके है। इसी तरह से नेट अमाउंट किस किस को रेफर करते हैं? दिस रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ एडिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑफ टुगेदर। द रिजल्ट माइट बी नेट एसेट, नेट लायबिलिटी, नेट इनकम, नेट एक्सपेंसेस। मिसालें, सेल्स टर्न, सेल्स लेस सेल्स टर्न लेस सेल्स डिस्काउंट अलाउड, नेट सेल्स। तो ये नेट होगी, ये ग्रॉस होगी। इसी तरह बैड एंड डाउटफुल डेट, ट्रेड डेट्स मींस रिसीवेबल लेस अलाउंस इज इक्वल टू नेट ट्रेड डेट्स। तो ये नेट वाली इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है। बच्चों, इस डब्बे के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है, अक्सर सुनने में यही आया, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब बिजनेस पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेडर हो, तो किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएं। और ये कभी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है टैक्स पर्पसेस के लिए, या फिर कोई लोन वगैरह बैंक से लेना है, तब बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो जब आपने तब करना होगा, तब आपका ओनर या पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उसके लिए वो डेफिनेटली कोई बंदा एम्प्लॉय कर लेंगे या कोई फर्म हायर कर लेंगे। कंपनी के लिए ज़रूरी है कि क्या बनाएं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं शेयर होल्डर के लिए, और रेगुलेटरी बॉडी जैसे SECP है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके पास जमा करवाएं नॉर्मली। अब इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर्स की है। लेकिन ये डायरेक्टर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो कर नहीं सकते, खुद तो नहीं पड़े होते, तो ये डेलीगेट ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी जाती है एम्प्लॉय को। बट डायरेक्टर विल रिमेन द
responsible. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड आईएफआरएस। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया था, कंपनीज एक्ट है और आईएफआरएस हैं। और इससे ऊपर एक छोटी सी चीज थी, रेगुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप ये प्राइवेट होती हैं और डिस्क्लोज करने की जरूरत ऐसा नहीं होती है, जबकि कंपनीज के लिए जरूरी होती है कि ये लिखें भी, इसका ऑडिट भी करवाएं, और ताकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं फेयरली प्रेजेंटेड हो, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू इसका वर्ड यूज किया जाता है। कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी जमा करवाया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर भी लिखना ज़रूरी है कंपनीज के लिए। आई थिंक सो ये आखिरी इंफॉर्मेशन है। नहीं, बातें पहले भी हो चुकी हुई हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो किस्म के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं? इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। मैनेजर्स आ जाते हैं, वो इसको देख के पढ़कर मैनेज करते हैं। एक्सटर्नल जो होते हैं उसमें कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर चेक करते हैं कि हमारा सप्लायर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इससे पता चल जाती है बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक आम जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपने डिसीजन के लिए, सप्लायर यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि ये अच्छे तरीके से चलता है कि नहीं चलता, क्रेडिट वर्दीनेस है, पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके तो नहीं देता है। सप्लायर्स से पता चल जाता है, लेंडर्स से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, लेंडर्स को भी चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, सप्लायर को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और इन्वेस्टर को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हर एक की इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी डिफ़र करती रहती है। तो ये एक्सटर्नल यूज़र और ये दो इंटरनल यूज़र, एम्प्लॉई एंड मैनेजर। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट दे रूल एसेट लायबिलिटी एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग डेबिट नेचर पर हैं, ये इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर बढ़ेंगी चीज़ें। लायबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट नेचर पे हैं, अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये नॉर्मल नेचर पर, और अगर ये कम हो रही हैं तो इसके ऑपोजिट चली जाएंगी। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 1, जिसकी फुली थ्योरेटिकल क्या हो गई है, डिस्कशन मुकम्मल हो गई है। एंड पर समरी है और वो लंबे वाला क्वेश्चन है, लिहाजा काम हमारा मुकम्मल हो गया। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। What double entry would be made to record the purchase of an item of machinery on credit? Machinery debit, payable credit, डेबिट मशीनरी, डेबिट परचेज, ट्रेड पेबल। तो ये मशीनरी आनी चाहिए। क्रेडिट कैश है या अकाउंट्स पेबल है, तो अकाउंट्स पेबल वुड बी करेक्ट आंसर। A company purchase a significant amount of office supplies on credit। इससे क्या होगा, ऑफिस सप्लाइज खरीदी हैं। तो ऑफिस सप्लाइज अगर मैं परपेचुअल सिस्टम के तहत अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो ये सप्लाइज जो हैं एसेट्स हैं, इन्वेंट्री टाइप है, तो इससे एसेट बढ़ जाएंगे। और सिग्निफिकेंट ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट, उधार किया है, तो पेबल भी, लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी और एसेट
डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी, ये आ जाएगा बी वाला बनना चाहिए। एक मिनट, कंपनी परचेज एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम, एसेट बढ़ जाएगा, ऑनर इक्विटी नहीं, लायबिलिटी बढ़ेगी। तो लायबिलिटी यही है, इसके अंदर लायबिलिटी बढ़ रही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ले जी, एक बिजनेस है जो 1 लाख की चीज़ें खरीदता है, कस्टमर पे 50,000 अभी का देता है, बाकी का इसका मतलब है पेबल हुआ 50 30 दिन में करना है। व्हाट बी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज इन द कस्टमर काउंटिंग सिस्टम, परचेज रिकॉर्ड करनी है, तो परचेज डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी 50,000 से, और टोटल इन कैश इमीडिएटली एंड विल पे द रिमेनिंग 50,000 इन 30 days टाइम। ठीक है, 50,000 फौरी तौर पर दे देगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, 50 पेबल आ जाएगा। कैश 50,000, रिसीवेबल 50,000, क्रेडिट सेल्स 1 लाख। ठीक है, ऐसे ही होगा। डेबिट कैश नहीं, डेबिट परचेज, कस्टमर पेज, अच्छा हाँ कस्टमर पे कर रहा है तो डेबिट कैश हो जाएगा 50,000 से, तो 50,000 से कैश डेबिट एक ही ऑप्शन है पहले वाली, और तो कोई है ही नहीं। लें जी, आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या हो गया है, विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।